एक बार सभी लोग शानदार तरीके से सभी को सुप्रभात नमस्कार। ठीक ना। तो जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। एक बार शानदार तरीके से आप सब लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अपने अपने दोस्त इस मित्रों को बता दीजिए अमरीश सर आ गए हिस्ट्री वाले। ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से आप सबको मैं बताऊंगा और हर एक चीज मैं इसीलिए आज आपको जो है मौर्य वंश, आपको दक्षिण भारत के राजवंश, आज आप पढ़ेंगे राजपूत राजवंश। तो ये सभी यानी आज इतिहास का द एंड, ठीक ना, आप प्राचीन इतिहास का द एंड आज कर लीजिए। शानदार तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए और आशा उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये अपने हिंदी शानदार तरीके से अपनी हिंदी खूब मन से पढ़िए और उम्मीद यही करता हूं कि आप सब अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तो एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखने के लिए रोज कम से कम 4 घंटे पढ़ना चालू कर दीजिए। मत 4 पढ़िए, 2 घंटे तो जरूर ही पढ़िए। ठीक ना। 2-3 घंटे आप लगातार यदि स्व अध्याय भी करते हैं तो आपको आपकी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कम से कम 1 से सवा वर्ष। ठीक ना। ये आप सफलता का कोई बेटा शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक। तो आइए हम सब शॉर्टकट तरीके पे बात नहीं करेंगे और हम सब सीधे पढ़ाई लिखाई पे बात करेंगे। ठीक ना। हर्ष के शासन काल में भू राजस्व का आधार क्या था? तो हर्षवर्धन, ये आपको जो है हर्ष ये किस राजवंश का था? तो ये पुष्यभूति वंश का था बेटा। किस वंश का? पुष्यभूति वंश। ठीक ना। पुष्यभूति वंश का था और ये लगभग 16 वर्ष की अवस्था में गद्दे पर बैठा था। 16 वर्ष के अवस्था में इसने अपनी राजधानी कन्नौज को राजधानी बनाई थी। कन्नौज जो था ये राजधानी थी। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये आपको भू राजस्व का इसके समय में आधार क्या था? तो भूमि के प्रकार के आधार पर। ठीक ना। भूमि के प्रकार के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया था। ठीक ना। भूमि के प्रकार के आधार पर भू राजस्व निर्धारित था। यही आपको प्रश्न का जवाब है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी विजय हुई? ये प्रश्न शायद मैंने कुछ दिन पहले कराया था। ठीक ना। त्रिकोणीय संघर्ष ये आपको क्यों प्रारंभ हुआ? इसके संघर्ष का प्रारंभ का कारण क्या था? ये कारण क्या था? तो कन्नौज पर अधिकार को लेकर। किस पर? कन्नौज पर अधिकार को लेकर। और कन्नौज पर जिसका अधिकार मध्यकाल में आपको जो है मध्य पूर्व काल में वही आपको जो है के संपूर्ण भारत का शासक समझा जाता था। कन्नौज कहां था? तो गंगा और यमुना की द्वाब में। गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र। ठीक ना। यमुना दोआब क्षेत्र, इसी में आपको ये स्थित था। ठीक। तो ये याद रखिएगा, गंगा यमुना के द्वाब में आपको ये स्थित था और अंतिम विजय प्रतिहारों के हुई थी। इस त्रिकोणीय संघर्ष में 3 राजवंशों ने शासन भाग लिया था। आपको जो है कि बंगाल का पाल वंश, बंगाल का पाल वंश, आपको जो है कि दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश, और मालवा का गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। और अंत विजय आपको जो है विजय इसके द्वारा ही हुआ। विजय किसकी हुई? अंतिम विजय जो है ये अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों के हुए और बंगाल और राष्ट्रकूट पराजित हुए। ठीक ना। ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखो। वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? वाणभट्ट ये प्रकांड विद्वान थे। ये इन्होंने 2 किताबों की रचना मुख्य रूप से जो की वो हर्षचरितम थे। हर्षचरितम और कादंबरी। ठीक ना। कादंबरी ये 2 किताबें हैं। इन्हीं में आपको जो है कि जानकारी मिलती है। ये आपको जो है हर्षवर्धन के दरबारी थी। किसके? हर्षवर्धन के दरबारी थे।
ये याद रखिएगा, ठीक ना। हर्षवर्धन के दरबारे हर्षचरितम और कादम्बरी संस्कृत में लिखा गया महान साहित्य माना जाता है, ठीक ना। संस्कृत भाषा में लिखा गया महान साहित्य आपको है। वातापी किसकी राजधानी थे? राष्ट्रकूटों के, प्रतिहारों के, चालुक्यों के, मौखरियों के, तब बतेगा ये वातापी। राष्ट्रकूटों की राजधानी आपको प्रतिष्ठान थी, कहां थी? प्रतिष्ठान। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। कन्नौज जो था ये गुर्जर प्रतिहारों के राजधानी हुआ करता था। वातापी ये चालुक्यों की राजधानी आपको कौन थी? तो यही थी, ठीक ना। मौखरी वंश का भी राजधानी कन्नौज ही हुआ करता था, ठीक। तो ये आप जो है याद रखे रहिएगा। वातापी किसकी राजधानी थी? तो चालुक्यों की राजधानी आपको थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, चालुक्य 3 थे, ठीक ना। वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, और वेंगी के चालुक्य। वेंगी, वेंगी के चालुक्य, ठीक ना। तो ये आपको चालुक्य थे, ये याद रखिए। कल्याणी, वातापी और वेंगी की चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, ये भी आप याद रखोगे, ठीक। चलिए, ऐहोल अभिलेख में किस युद्ध का वर्णन मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख आप याद रखिएगा, इस अभिलेख की रचना किसके द्वारा किया गया? तो ये अभिलेख आपको जो है बेटा रवि कीर्ति के द्वारा रचा गया। रचनाकार इसके रवि कीर्ति, ठीक ना। रवि कीर्ति, रवि कीर्ति, ये आपको इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और ये आपको पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच हुए युद्ध का इसमें वर्णन मिलता है, ठीक ना। इसमें वर्णन आपको मिलता है। ये आपको जैन मत का अनुयायी था, जैन मत का अनुयायी था, ठीक ना। अनुयायी माना जाता है रवि कीर्ति, और यही रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख में आपको है। याद रखिए, ये इसकी तुलना ऐहोल अभिलेख से किससे की गई है? कालिदास और भारवी से की गई है। भारवी और कालिदास से की गई है। कालिदास से तुलना, ठीक ना। ये भारवी और कालिदास से इसकी तुलना की गई है, ये बात हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाला राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, ये याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय जो था ये वातापी के आपको वातापी के चालुक्य वंश से था। वातापी या वादामी, वादामी के चालुक्य वंश से, चालुक्य वंशीय शासक था। वंशीय, महान शासक, सबसे महान शासक, महान शासक माना जाता है। इसने आपको जो है पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को पराजित किया। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन को पराजित किया ये बात। और इसके ये आपको जो है महेंद्र वर्मन का पौत्र, महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ और मारा गया। पराजित हुआ और मारा गया, मारा गया, ये याद रखिएगा। पराजित हुआ और मारा गया, ये नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम कर लेना। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा पराजित होता है और मारा जाता है। तो इस तरह से
आप सभी प्रश्नों को शानदार तरीके से याद करते चलिएगा, देखते चलिए। बाकी की कोई भी दमखम बेटा नहीं है यदि आप पढ़ोगे तो। नेक्स्ट, मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? मामल्लपुरम, ये आपको जो है इसे मामल्लपुरम को और भी कई नामों से जाना जाता है, ठीक ना। मामल्लपुरम को महाबलीपुरम, महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है, ये महाबलीपुरम, ठीक ना। इसकी स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया जाता है। नरसिंह वर्मन पल्लव वंशीय शासक था। क्या था? पल्लव वंशीय शासक। ये इसी के द्वारा मामल्लपुरम नगर की स्थापना की जाती है और आपको मामल्लपुरम की उपाधि भी ये धारण करता है, उपाधि भी मामल्लपुरम की उपाधि धारण करता है, मल्लपुरम की उपाधि, ठीक ना। ये सब चीजें एक एक बातें आप सब देखते चलो, बस देखिए बस, और देखिए और उसका आनंद लीजिए, ठीक ना। आनंद लीजिए और देखिए। ये नेक्स्ट देखो बेटा, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? अभी मैंने बताया कि हर्ष, ये आपको जो है थानेश्वर, ये प्रारंभिक राजधानी थी पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी, याद रखिए, ठीक ना। ये थानेश्वर कहाँ है? तो हरियाणा में है, हरियाणा में आपको ये थानेश्वर है। और हर्षवर्धन की राजधानी आपको कन्नौज हुआ करती थी। कहां पे? कन्नौज में हर्षवर्धन की राजधानी थी। इस तरह के प्रश्न को आप शानदार तरीके से आप करिएगा और याद रखिएगा, ठीक ना। एकदम जबरदस्त तरीके से प्रश्नों को याद करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ते अवस्थित है। ये पुंड्रवर्धन भुक्ते, एक देखो बेटा मैंने दो शब्द बोला है, एक जोजाक भुक्ते, ठीक ना। ये भुक्ति का मतलब होता था प्रांत, ठीक ना, प्रांत। और जोजाक भुक्ति किसे कहते थे? तो बुंदेलखंड को, बुंदेलखंड। और यहीं पे बुंदेलखंड में चंदेलों की उत्पत्ति है, चंदेलों की उत्पत्ति आपको मानी जाती है। लेकिन पुंड्रवर्धन जो है ये असम, ये उत्तर बंगाल में हुआ करता था, ठीक ना। पुंड्रवर्धन ये उत्तर बंगाल में आपको जो है पुंड्रवर्धन हुआ करता था। वर्तमान में बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में आपको, वर्तमान के बांग्लादेश में आपको ढाका के आसपास के क्षेत्र में यह स्थित है, ठीक ना। एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रसिद्ध लेखक क्षेमेंद्र किसके दरबारी थे? ठीक ना। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र के आपको जो है प्रमुख पुस्तक, महान पुस्तक में से एक मानी जाती है। ये बंगाल, कश्मीर, महाराष्ट्र या गुजरात आपको जो है ये आपको कहाँ, क्षेमेंद्र कहाँ के रहने वाले थे तब बताएगा। क्षेमेंद्र कश्मीर के रहने वाले थे। ये कश्मीर के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं, ठीक ना। ये आपको कश्मीर के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। लगभग 1025 ईस्वी में इनका कश्मीर में जन्म हुआ था, जन्म 1025 में, ठीक ना। ये याद रखिएगा, कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अब हिंदी आपके द्वारा एकदम जबरदस्त तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। आप सभी से जरूर से परिचित करिए और मैं आप सबसे उम्मीद और आशा यही करता हूं कि आप सब खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। बस मेरा एक ही ध्येय है कि आप सब पढ़िए। बाकी की चीजें यूट्यूब पे क्या आपसे बकैती करें ये समझ में नहीं आता, मुझे थोड़ा कम आता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक, ये पाल वंश की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार के मुंगेर में, ठीक ना। बिहार मुंगेर
में आपको पाल वंश के स्थापना हुई और इसके संस्थापक गोपाल थे। गोपाल जो थे इन्होंने ही 750 से 770 ईस्वी तक इनके द्वारा शासन किया गया, 750 से 770। और आपको गोपाल के द्वारा एक महत्वपूर्ण और आपको सूचना देते कि गोपाल जो थे ये एक महत्वपूर्ण ओदंतपुरे विश्वविद्यालय के स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा किया जाता है और राजधानी इनके मुंगेर थी। ये धर्मपाल जो था ये इस वंश का सबसे महानतम शासक, इस वंश का महानतम शासक माना जाता है और लगभग आपको 770 से लेकर 810 ईस्वी तक इसने शासन किया और ये उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। ठीक ना, उत्तरापथ स्वामी, सोढल कवि, गुजरात का सोढल कवि, आपको इसे उत्तरापथ का स्वामी कहा है। ठीक ना। नेक्स्ट, विक्रमशिला महाविद्यालय के स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा की गई? तो विक्रमशिला ये विश्वविद्यालय ये आपको जो है कि ये बिहार शरीफ में है। कहाँ पे? बिहार शरीफ। ठीक ना, बिहार शरीफ में आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और ये पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित, ठीक ना, द्वारा स्थापित, ये भी याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय है, बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक ना, बौद्ध धर्म के आपको जो है हीनयायन शाखा से संबंधित विश्वविद्यालय माना जाता है। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबारी थे? तो राजशेखर जो थे ये राजा भोज के महिपाल इंद्र प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, तो महेंद्रपाल प्रथम के आपको दरबारी थे। ठीक ना, ये आपको जो है राजशेखर ये महेंद्रपाल के दरबारी हुआ करते थे। ठीक ना, एकदम शानदार तरीके से याद रखिएगा। महेंद्रपाल कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंशीय शासक था। ठीक ना, गुर्जर प्रतिहार वंशीय शासक था और ये गुर्जर प्रतिहारों का 7वां शासक था। ठीक ना, राजशेखर, ये कर्पूर मंजरी इन्हीं की रचना है राजशेखर का, कर्पूर मंजरी ये आपको राजशेखर की रचना है। बाल रामायण, ठीक ना, बाल रामायण ये भी आपको जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ये राजशेखर महान विद्वान माने जाते हैं और ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी हुआ करते थे। महान जैन भिक्षु हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो हेमचंद्र सूर्य, ठीक ना, हेमचंद्र अमोघ वर्ष, कुमारपाल, जय सिंह सिद्धराज, विद्याधर, तो जय सिंह सिद्धराज इन्हीं के दरबार में आपको निवास करते थे। ठीक, याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको कुमारपाल भी मिलेगा। ठीक ना, तो ये भी आप कुमारपाल को ही करिएगा। ये कुमारपाल जो थे ये किस वंश से थे? तो चालुक्य वंशीय राजा थे। ठीक ना, गुजरात के अहिलवाड़ा के चालुक्य वंशीय राजा कुमारपाल के दरबारी थे। ठीक ना, चालुक्य सोलंकी वंशीय राजा, ठीक ना, वंशीय राजा के दरबारी थे ये हेमचंद्र। ठीक ना, हेमचंद्र जैन धर्म के मतानुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, ये याद रखिएगा। ठीक, शब्दालंकार इनके महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है हेमचंद्र की। अजय पाल संस्थापक थे अलवर, भरतपुर, अजमेर या चित्तौड़ के? तो अजय पाल बेटा ये आपको चौहान वंशीय शासक थे, चौहान वंशीय या चाहमान वंशीय, चौहान या चाहमान, ठीक ना, चाहमान वंशीय शासक थे। और ये पृथ्वीराज जो चौहान थे इनके पूर्वज थे और इन्होंने ही अजमेर की स्थापना की थी और अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी और राजधानी बनाई। ठीक ना, राजधानी बनाई, ये याद रखिएगा। अजमेर
ये अजय पाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, कल्हण की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? तो कल्हण ये महान विद्वान, ये कश्मीर में आपको रहा था और इसने राज तरंगिणी की रचना की। राज तरंगिणी से आपको कश्मीर की जानकारी मिलती है। किसकी? कश्मीर की जानकारी, ठीक ना, की जानकारी मिलती है। और इस बात से उल्लेख मिलता है कि श्रीनगर की स्थापना अशोक द्वारा किया गया था। श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक द्वारा किया गया था। ये बात भी ये आपको वर्णन करता है। राज तरंगिणी जो है ये महाभारत शैली में लिखा गया है। किसमें? महाभारत शैली में, ठीक ना, भारत शैली में आपको लिखा गया है, शैली में लिखा गया है। ये याद रखिएगा, महाभारत शैली। और ये आपको जय सिंह के दरबार में थे और अंतिम राजा जय सिंह का उल्लेख जो है महाभारत में आपको जो है कि कश्मीर के शासक का उल्लेख जो है जय सिंह का किया है, ठीक ना। इसमें 8 तरंगे हैं, ठीक। जय सिंह का यदि शासन काल देखा जाए तो ये 1127 से लेकर 1127, ठीक ना, 1127 से 59 तक ये कश्मीर के शासक रहे हैं, ठीक ना, जय सिंह। चलिए नेक्स्ट, कश्मीर का शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा निम्नलिखित मंदिरों में से किसका निर्माण कराया गया? ये ललितादित्य मुक्तापीड़ बहुत महान शासक, ठीक ना, अरबों को कई बार पराजित किया, अरबों को कई बार पराजित किया, कई बार, ठीक ना, कई बार पराजित किया। और ये आपको जो है मार्कंडेय मंदिर, आपको भवेश का शिव मंदिर, परिहासपुर के केशव मंदिर या उपयुक्त सभी मंदिरों का निर्माण जो है इसी के द्वारा आपको कराया गया था, ठीक ना। ये सब मंदिर आपको कहाँ है? तो कश्मीर में है, कश्मीर में है, ये याद रखिएगा, ठीक ना, ये कश्मीर में है। और कश्मीर का महानतम लोहार वंशीय शासक इसे माना जाता है। ये लोहार वंशीय महानतम शासक था, ठीक ना। तो चलिए एकदम जबरदस्त तरीके से अगले प्रश्न को करते हैं। कश्मीर की रानी दिद्दा ने कब शासन किया? रानी दिद्दा ये आपको कश्मीर की शासिका थी और लगभग इनके द्वारा आपको शासन जो है 8वीं शताब्दी में शासन किया जाता है। ये कश्मीर की पहली महिला शासिका है, कश्मीर की प्रथम महिला शासिका, शासिका, ठीक ना, महिला शासिका इन्हें माना जाता है। ये याद रखिएगा, ये 8वीं शताब्दी में आपको इनके द्वारा शासन किया जाता है। आगे आप जो है कि शानदार तरीके से चलिए, ये लोहार वंशीय राजकुमारी थी, ठीक ना। याद, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? तो महानतम प्रतिहार राजा बेटा मिहिर भोज था, ठीक ना। मिहिर भोज जो था ये महानतम प्रतिहार राजा माना जाता है। इसने आपको जो है कि अपने पिता रामभद्र की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। अपने पिता रामभद्र की हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया, ठीक ना, प्राप्त किया। और ये आपको जो है अरबों के आक्रमण को रोका, ठीक ना, ये याद रखिएगा, ये रोका। महानतम इसने लगभग 49 वर्षों तक शासन किया, शासन इसके द्वारा आपको किया गया, ठीक। तो ये सारी चीजें याद रखिए, सामान्य से प्रश्न जल्दी से आप कर सकते हैं। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये खजुराहो, ये वर्तमान में ये खजुराहो कहाँ है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश के छतरपुर में, वर्तमान एमपी के
के छतरपुर जिले में, छतरपुर जिले में आपको है, जिला में, ठीक ना। खजुराहो कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया, कंदरिया महादेव का मंदिर, महादेव का मंदिर आपको यहीं पे है और ये धंग के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। 64 योगिनी मंदिर यही है, ठीक ना। 64 योगिनी, योगिनी मंदिर, ये सब याद रखिए, 64 योगिनी मंदिर आपको यही है। ये बुंदेल राजाओं, चंदेल राजाओं के द्वारा आपको इसका निर्माण कराया गया था, ठीक ना। तो चंदेल शासकों के द्वारा आपको इसका निर्माण कराया गया। नेक्स्ट, ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट, शानदार तरीके से आप इसे दे सकते हैं। आप इस सब चीजों को ध्यान से पढ़िए और जो लोग भी पीजी कर लिए हैं, पहले साल का एग्जाम क्लियर कर लिए हैं पीजी, वो भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए आपको जनरल लोगों के लिए 55% मार्क्स होना अनिवार्य है, जबकि आरक्षित लोगों को 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इस तरह से आप देखोगे तो वही विद्यार्थी देंगे और ये पेपर सभी को देना है, ठीक ना। जो भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को बिना यूजीसी नेट क्लियर किए आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर नहीं दे सकते। तो शिक्षा जगत में अपने नाम को रोशन करने के लिए आप इस पेपर को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जोजाक भुक्ते। ये जोजाक भुक्ते अभी ही मैंने बताया कि ये बुंदेलखंड को कहते हैं। ये आपको जो है चंदेलों के द्वारा, चंदेलों की उत्पत्ति, चंदेलों की उत्पत्ति जो है इसी जोजाक भुक्ति से हुई थी, ठीक ना। चंदेल वंश का आपको संस्थापक किसे कहा जाता है? तो नन्नुक, ठीक ना। संस्थापक नन्नुक, नन्नुक यही चंदेल वंश का संस्थापक माने जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तो तक्कलम का युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ? तो ये युद्ध आपको तक्कलम का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो बताइएगा कि यह चोलों और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। किसके बीच? चोलों और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, ठीक ना। तो ये शानदार तरीके से इस तरह के प्रश्नों को आप जवाब दे सकते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? तो एक बात याद रखिएगा, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर ये दो तरह का सवाल है, ठीक ना। प्राचीन काल में, आर्य दक्षिण भारत का प्राचीन काल में ब्राह्मण धर्म का प्रचार जो है अगस्त ऋषि द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अगस्त्य ऋषि। ये आप याद होगा, इनकी पत्नी लोपामुद्रा, मैंने कई बार पढ़ाया है वैदिक संस्कृति में, लोपामुद्रा इनकी पत्नी थी। लोपामुद्रा के पति हैं, ठीक ना, के पति साहब हैं, आप याद रखिए अगस्त मुनि। और अगस्त मुनि ये आपको जो है कि इन्हीं के कमंडल से गोदावरी जो है, जिस तरह भागीरथ के कमंडल से उत्तर भारत में गंगा बही है, उसी तरह दक्षिण भारत में आपको इनके कमंडल से गोदावरी निकली है, से गोदावरी का उद्गम हुआ है, ठीक ना, का उद्गम हुआ है। और ये आपको अगस्त ऋषि जो है विंध्य पर्वत के गुरु भी थे, ठीक। राजा विंध्य पर्वत के गुरु माने जाते हैं, राजा विंध्य के ये गुरु भी माने जाते हैं। तो अगस्त ऋषि को आप लगाइएगा, इन्होंने ही आपको जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आर्यीकरण करने का कार्य किया। शिव की दक्षिणी प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिव की आपको प्रतिमा, दक्षिणी प्रतिमा का मतलब नटराज प्रकार की मूर्ति, ठीक ना। नटराज प्रकार की मूर्ति आपको कब बननी प्रारंभ हुई? तो ये आपको जो है कि कह सकते हैं कि पल्लवों के काल में, नहीं चोलों के काल में, ठीक ना, चोलों के काल में,
चोलों के काल में आपको जो है ये बनने प्रारंभ हुई और ये नृत्य करते हुए नहीं, शिक्षक के रूप में दक्षिणामुखी आपको जो शिव की प्रतिमा है ये शिक्षक के रूप में प्रदर्शित होती है, ठीक ना। तो शिक्षक को प्रदर्शित करती है, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, मीनाक्षी मंदिर स्थित है, बार बार मैंने बताया है मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, मदुरई, ठीक ना। ये मदुरई कहाँ है तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ठीक ना। मदुरई ये आपको जो है पांड्यों की राजधानी हुआ करती थी, पांड्य राजाओं की राजधानी, राज्य की राजधानी ये मदुरई हुआ करती थी, ठीक ना। राजधानी हुआ करती थी मदुरई। मदुरई को अभी भी आपको जो है दक्षिण भारत के मंदिरों का शहर कहते हैं, मंदिरों का शहर, ठीक ना, मंदिरों का शहर कहा जाता है मदुरई। ये आपको मीनाक्षी मंदिर ये किस देवी को है तो पार्वती को, ठीक ना, पार्वती, मीन के समान अक्ष वाली दुर्गा, ठीक ना, दुर्गा या पार्वती शक्ति स्वरूपा ये मीनाक्षी मंदिर पार्वती देवी को समर्पित है, ठीक। तो एकदम शानदार तरीके से याद रखिए, एकदम जबरदस्त तरीके से आप सबके प्रश्नों की श्रृंखला है। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था तो ये पुलकेशिन द्वितीय, ठीक ना, अपने चाचा मंगलेश को पराजित करके ये गद्दे पर बैठा था। ये आपको इसके विजयों की जानकारी एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसके द्वारा आपको पल्लव वंशीय राजा महेंद्र वर्मन पराजित हुए थे, लेकिन नरसिंह वर्मन के द्वारा यह पराजित किया गया और हत्या इसकी कर दी गई, ठीक ना। तो ये बातें भी आप सब देख सकते हैं और याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ये आपको चालुक्य वंश के सबसे महानतम शासकों में से एक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ तो बृहदेश्वर मंदिर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, ठीक ना, राजराजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर भी इसे कहते हैं। इसका निर्माण जो है पूर्ण हुआ लगभग 1010 में, ये यानी 1010 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ और इसका निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। राजाधिराज प्रथम नहीं, राजराज प्रथम, ठीक ना बेटा, राजराज प्रथम के द्वारा आपको इसका निर्माण कराया गया था। ये भगवान शिव, ठीक ना, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, शिव को। और ये किस शैली में बना है तो द्रविड़ शैली में निर्मित है, द्रविड़ शैली में। और इनका नंदी जो है संसार का सबसे बड़ा नंदी यदि आपको देखने को मिलेगा एकाश्म पत्थर का तो वह आपको बृहदेश्वर का मंदिर ही मिलेगा, ठीक ना। तो ये भी आप याद रखिए, भगवान बृहदेश्वर यानी आपको भगवान शिव को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। राजराज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। चोलों की राजधानी कहाँ थी तो ये आपको जो है कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांचीपुरम या तंजौर। तब चोलों की राजधानी तंजौर हुआ करती थी और चोल राजा राजराज प्रथम जो है ये तंजौर में है अपने महाबलीपुरम मंदिर, सॉरी क्या नाम है आपको, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण यहीं पे किराया था। तंजौर को तंजाउर, तंजाउर भी आपको मिलेगा, ठीक ना, तंजाउर या तंजौर ये तमिलनाडु में है, ठीक, तमिलनाडु में आपको है तंजौर या तंजाउर, ठीक, तो याद रखिए। नेक्स्ट, पांड्य राज्य की जीवन रेखा किसे बोलते हैं तो पांड्य राज्य नेडेलियन। आपको पांड्य राज्य जो है ये दक्षिण भारत का सबसे अंतिम राज्य है और वेंगी नदी को, वेंगी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा बोलते हैं। पांड्य राज्य की राजधानी अभी ही मैंने बताया, राजधानी आपको मदुरई थी, मदुरई, मदुरई। और इनका राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह, यही प्रश्न पूछता भी है बेटा, ठीक ना, राजकीय चिन्ह मछली था, मछली, ठीक ना। ये सबसे प्राचीनतम राजवंशों में से एक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी यह राज्य था और सुंदर पांडे और आपको दो भाई थे। सुंदर पांडे अंत में राज्य को छोड़ के भाग जाता है और जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के द्वारा इसकी खूब लूटपाट की जाती है। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी?
कदम राजाओं की राजधानी, ये आपको जो है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में छोटा सा एक प्रांत हुआ करता था कदम राज, जिसकी राजधानी बनवासी हुआ करती थी, ठीक ना। बनवासी कदम्ब राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। और कालिदास के मेघदूतम में इस बात का वर्णन मिलता है, कदम्ब राज्य के विषय में आपको जानकारी मिलती है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको कुमारगुप्त का वैवाहिक संबंध भी कदम्ब राजवंश के साथ स्थापित हुआ था। नेक्स्ट वीडियो री एग्जाम शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से मॉक 15 टेस्ट आपको कराया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक ना। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। उम्मीद और आशा यही करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जारी रखे होंगे, ठीक। तो एकदम अपनी तैयारी को जारी रखिए, शानदार तरीके से देखते चलिए। ये देखिए, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो चोल साम्राज्य को अंततः दक्षिण भारत में आपको अभियान जो है किसके द्वारा? मलिक काफूर के द्वारा किया गया। और चोल राजवंश अंतिम रूप से मलिक काफूर के द्वारा आपको जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। ये मलिक काफूर कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का, अभी नाम मैंने बताया था, अलाउद्दीन खिलजी का आपको सेनापति था, ठीक ना। खिलजी का सेनापति, इसे हजार दिनारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हजार दिनारी भी कहा जाता है। ये आपको गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 रुपए में खरीदा था। ये आपको जो है हिंजड़ा भी था, एक तरह से सीधे कहिए, ठीक ना। 3rd जेंडर था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन तमिल रामायण रामावतारम का लेखक है? तो कंबन के द्वारा आपको तमिल रामायण ये लिखा गया है। कंबन ने तमिल रामायण की रचना की है, ये याद रखिए, कंबन ने तमिल रामायण को लिखा है। नेक्स्ट, निम्न राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो ये आपको चोल, चेर, पांड्या, कलचुरे, तो ये आपको काम जो है किसके द्वारा? चोलों के द्वारा किया जाता था, ठीक ना। ये चोल राजवंश जो थे, चोलों के शासनकाल में ही परांतक एक राजा था, चोल राजा परांतक प्रथम। और इसी के अभिलेख में आपको जो है कि पहली बार भारत में ये देखने को मिलता है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक ना। ग्राम पंचायतों के गठन की बातें आपको यहीं पे मिलता है। तो ये चोल राजा जो थे, इनके द्वारा। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थे। ये सब प्रश्न बड़ा कठिन है और थोड़ा थोड़ा मिस्टेक से दिमाग से उतर गया तो ये आपको चला जाता है। तो बताइएगा, राजराज प्रथम ने, जबकि संपूर्ण श्रीलंका को किसने जीता? संपूर्ण श्रीलंका, ठीक ना, श्रीलंका को जीता, ठीक ना। को किसने जीता था? तो ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा संपूर्ण श्रीलंका का विजय किया गया था, ये याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो ये जल सेना का प्रारंभ राजेंद्र चोल, परांतक, राजराज प्रथम या राजराज द्वितीय किसके द्वारा किया गया था? तब राजराज प्रथम ने जल सेना आपको गठन किया और श्रीलंका पर इसी के द्वारा विजय प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। श्रीलंका पर इसने विजय प्राप्त की और ये गठन किया। नेक्स्ट, गांगेयकोंड चोलपुरम के उपाधि किसने धारण की? तो ये राजेंद्र चोल के द्वारा गांगेयकोंड चोलपुरम के उपाधि धारण किया जाता है, ठीक ना। और गांगेयकोंड चोलपुरम नामक नगर की भी स्थापना इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। ये आपको उपाधि धारण की और गांगेयकोंड चोलपुरम नगर बसाया, ठीक ना, नगर बसाया। ये राजेंद्र चोल जो था राजराज प्रथम का
पुत्र था, प्रथम का पुत्र ये था, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, ये इसने और श्रीलंका पर, संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला यही हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, ये रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी था? तो रवि कीर्ति जो थे ये पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी था और रवि कीर्ति के द्वारा ही इसी ने एहोल प्रशस्ति की रचना इसी के द्वारा किया गया है। और इसी एहोल प्रशस्ति में आपको जो है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ आप सबको बता दें कि इसी एहोल अभिलेख में रवि कीर्ति की तुलना महाकवि कालिदास और महाकवि भारवी के साथ इसकी तुलना की जाती है। रवि कीर्ति जैन मत का अनुयायी था, ये बात भी आप सब ध्यान रखिएगा, जैन मत का अनुयायी। नेक्स्ट, वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? माणवर्मन कुलशेखर या जटावर्मन कुलशेखर, जटावर्मन सुंदर पांड्य या इनमें से कोई नहीं? तब आप जवाब दीजिएगा कि इस समय आपको यहाँ का शासक जो था माणवर्मन कुलशेखर, ये कुलशेखर जो था ये शैव मत का अनुयायी हो गया था, ठीक ना। तो ये मार्को पोलो, इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, ठीक ना। मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार, राजकुमार इसे कहा जाता है, ठीक ना। ये मार्को पोलो, ये याद रखिएगा, मध्य यात्रियों में राजकुमार कहते हैं। ये भारत में 1288 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी, ठीक ना। 1288 में इसने यात्रा की थी। ये आपको कहां का था? तो इटली के वेनिस शहर का निवासी था, ठीक ना। वेनिस शहर का निवासी था, ये बातें भी याद रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय के स्थापना की थे? कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण द्वितीय ने, कृष्ण तृतीय ने या इंद्र तृतीय ने? तो कृष्ण तृतीय के द्वारा यह काम किया गया था, ठीक ना। ये कृष्ण तृतीय के द्वारा ये काम पूरा किया गया था। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न को, विक्रमांक चरितम की रचयिता विल्हण एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर किसके आपको थे? तो विक्रमादित्य षष्ठम के दरबारी थे। ये आपको जो है कि चालुक्य वंशीय शासक था, ठीक ना। विक्रमादित्य षष्ठम, इसी के दरबार में आपको जो है कि मिताक्षरा और आपको विक्रमांक चरितम के लेखक निवास करते थे, ठीक ना। ये आपको विज्ञानेश्वर बहुत महान माने जाते हैं और मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना आपको इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, नितिन सर के हैंडरिटन नोट्स हैं, शानदार तरीके से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो मन लगा के पढ़िएगा, जबरदस्त तरीके से इसको लिखा गया है। नहीं देखिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिर को बनवाया था, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर को सोलंकी वंशीय शासकों के द्वारा बनवाया गया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये आपको जो है कि इसे कई नामों से जानते हैं, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं? तो इसे आपको जो है कि विमल शाही मंदिर, ठीक ना, शाही मंदिर भी कहते हैं, ठीक ना। विमल शाही मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए, चीजों को करते चलिए, ठीक ना, ये याद रखिए। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के निर्माता थे। ये कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे? तो ये आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ब्लैक पैगोडा, ठीक ना, पैगोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये नृवर्मन प्रथम, ठीक ना, नृवर्मन प्रथम के द्वारा ये गांगेय वंशीय शासक, गांगेय वंशीय शासक, ठीक ना,
वंशीय शासक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये आपको जो है कि ये 13वीं सदी में बना है, 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है, ठीक ना। कोणार्क ये कहाँ है, तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में, ठीक ना। उड़ीसा के भुवनेश्वर के समीप आपको ये है, ठीक। तो ये पूरी चीजें याद रखिए। नेक्स्ट देखो बाबू, उत्तर मेरु अभिलेख किससे संबंधित है, तो परांतक प्रथम। और उत्तर मेरु अभिलेख में इसी में पहली बार आपको जो है कि पंचायती राज से संबंधित आपको प्रथम जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख से ही बेटा होता है, ठीक ना। उत्तर मेरु अभिलेख में ही स्थानीय स्वशासन कह सकते हो, ठीक ना। स्थानीय स्वशासन की प्रथम जानकारी ये उत्तर मेरु अभिलेख से मिलती है, ठीक ना। ये परांतक प्रथम के ये अभिलेख माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जयदेव के रचनाकार गीत गोविंद ये आपको किसके दरबारी थे, जयदेव के रचनाकार गीत गोविंद संबंधित थे। तो ये जयदेव के रचनाकार गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, ये आपको लक्ष्मण सेन वंशीय शासक, सेन वंशीय अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी, ठीक ना। लक्ष्मण सेन के दरबारी थे, ये याद रखिए, ठीक ना। ये भगवान शिव के भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, श्री विजया के शैलेंद्र शासकों ने चोलों से अनुमति लेकर नागपट्टनम बौद्ध विहार का निर्माण आपको कब कराया, तो श्री विजया का मतलब श्रीलंका है, ठीक ना। श्रीलंका का शैलेंद्र शासक जो था ये चोलों से अनुमति लेकर कब आपको निर्माण कराया, तो 1005 ईस्वी में। और उसमें चोल शासक कौन था, तो उसमें चोलों का शासक जो था ये आपको राजराज प्रथम, ठीक ना। राजराज प्रथम के शासनकाल में ये चोल वंशीय शासक कौन था, तो राजराज प्रथम, ठीक ना। राजराज प्रथम से अनुमति लेकर श्री शैलेंद्र ने नागपट्टनम में 1005 ईस्वी में बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। बर्मा के राजा क्या जिनताह ने किस चोल शासक को स्वर्ण पत्र पर पत्र भेजा था, लिखा था, तो राजराज प्रथम, राजेंद्र कुलोतुंग प्रथम या राजा धीराज किस पर लिखा था, तो बताइएगा कोलोतुंग प्रथम, ठीक ना। कोलोतुंग प्रथम ये आपको चोल राजा था, प्रख्यात चोल राजा, और ये आपको राजा राजेंद्र का पौत्र था, ठीक ना जी, ठीक। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। ये शानदार तरीके से किस ग्रंथ में उल्लेख पर यह माना जाता है कि राजपूतों के चारों वंशीय प्रतिहार, परमार, चौहान, सोलंकी का उदय अग्निकुंड से हुआ था, तो ये राजतरंगिणी, मनुस्मृति, रामायण या पृथ्वीराज रासव, तो ये जानकारी आपको जो है अग्निकुंड से, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, पृथ्वीराज रासव से मिलती है। पृथ्वीराज रासव ये चंद्रवरदायी किसके द्वारा, चंद्रवरदायी द्वारा आपको रचित है। चंद्रवरदायी जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे, ठीक ना। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि, ठीक ना, चौहान के दरबारी कवि थे, ये भी याद रखिए। इसके अलावा आपको जो है इन्हीं के द्वारा कहा जाता है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण एते पे सुल्तान है मच्चू को चौहान, तो ये बातें आपको जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदायी, ये वीर गाथा काल, हिंदी साहित्य में आएंगे तो वीर गाथा काल इन्हीं से प्रारंभ होता है, ठीक ना। ये रचना पृथ्वीराज विजयम
आपको जो जयानक के द्वारा, जयानक भी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी रहते हैं, तो ये सभी दरबारी हैं। और इनका काल जो है हिंदी साहित्य में वीर गाथा काल या आदि काल के नाम से भी हिंदी साहित्य में इसे जानते हैं। ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नागभट्ट प्रथम कहाँ का शासक था? तो नागभट्ट प्रथम ये मालवा का शासक, कहीं कहीं आपको उज्जैन मिलेगा। ठीक ना, उज्जैन मिलेगा या मालवा। ठीक ना, ये याद रखिएगा। नागभट्ट प्रथम के द्वारा है प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के का संस्थापक, प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक, संस्थापक माना जाता है, ये याद रखिएगा। और इसने मालवा में स्थापित किया था। चलिए अगले प्रश्न को, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम प्रमाणिक साक्ष्य मिलता है? तो सती प्रथा का आपको जानकारी एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ये एरण अभिलेख किसके द्वारा है? तो ये भानुगुप्त, गुप्त वंशीय शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख, ठीक ना, भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। और इसमें सती कौन होती है जानते हैं? हुणों से युद्ध करता हुआ भानुगुप्त का मित्र जिसका नाम गोपराज रहता है। गोपराज जो है पराजित होता है, पराजित नहीं होता, पराजित कर देता है, लेकिन युद्ध भूमि में मारा जाता है और उसकी पत्नी सती हो जाती है। तो हुणों को पराजित करते हुए अब यहाँ पे हुण जो है, हुणों के आक्रमण की जानकारी जब पूछे आपसे तो बताइएगा भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। और हुणों के पराजय की जानकारी पराजय की जानकारी कहां से मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक ना। प्रथम हुण शासक किसने भारत पर आक्रमण किया? तो मिहिर कुल था। ये मिहिर कुल प्रथम हुण वंशीय आपको राजा था जो कि भारत पर आक्रमण किया। तो गोपराज हुणों से युद्ध करता हुआ मारा गया। हुणों से युद्ध करता हुआ मारा गया। लेकिन आपको भानुगुप्त जो था युद्ध को जीत लिया था। ये भानुगुप्त का मित्र था। ये गोपराज कौन था? तो भानुगुप्त का मित्र एवं सेनापति। ठीक ना। इसी की पत्नी, गोपराज की पत्नी सती हो जाती। नेक्स्ट, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन का काम किया? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन का काम चीनी यात्री वेनसांग के द्वारा किया जाता है। वेनसांग इसने CUकी नामक ग्रंथ की रचना की। और इसके अलावा इसे आपको यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों में राजकुमार इसे कहा जाता है। ये आपको जो है इसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य जो थे, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? तो शीलभद्र इसके समय में आचार्य हुआ करते थे। और आपको वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। शिलादित्य कहकर संबोधित किया। 13 वर्षों तक भारत में रहकर अध्ययन अध्यापन का काम किया रहा। ठीक ना। ये आपको पल्लव वंशीय राजा के दरबार में, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंशीय राजा के दरबार में, आपको गुजरात के जो है कि राजा ध्रुव के दरबार में, ठीक ना, ध्रुव द्वितीय के दरबार में, कई दरबारों में घूमता है, भारत का खूब भ्रमण किया। अब अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में अपनी हिंदी को परचेज करिए और खूब मन लगा के पढ़िए। ठीक ना। तो अपनी हिंदी शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। चलिए, ये आज की श्रृंखला यहीं तक। मिलते हैं एक शानदार अगली श्रृंखला में। आशा और उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा और क्लास को इसके बाद लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक ना। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।